तो नेक्स्ट है जो हमने आज करना है, दैट इज स्टार्ट करना है लॉ ऑफ मास एक्शन से। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि अगर कोई गिवन टेम्परेचर है, एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है तो इसका रेट क्या होगा, a रेज टू पावर n1 b रेज टू पावर n2, ये इसका रेट होगा। ये कौन कह रहा है? ये असली में ये रेट है या नहीं है, ये अभी हम बताऊंगा, मैं अभी डिसाइड करेंगे। बट लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ये रेट है। मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो स्टोक्योमेट्री है वो पावर बनेगी कंसंट्रेशन या एक्टिव मास। एक्टिव मास भी कह सकते हैं इसको, कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था तो मैंने, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी थी तो मैंने के लगा दिया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो बन गया ये। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट कह लो, वेलोसिटी कांस्टेंट कह लो, वेलोसिटी कोफिशिएंट कह लो। ठीक है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहते हैं इसको। अब स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्यों कहते हैं? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इसलिए कहते हैं कि बच्चों अगर मैं इस कंसंट्रेशन को 1 कर देता हूँ, इफ ए कंसंट्रेशन इज 1, बी कंसंट्रेशन इज 1, तो फिर रेट किसके बराबर हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के। तो मतलब रेट कांस्टेंट की अगर डिफाइन करना पड़े हमें पेपर में, तो रेट कांस्टेंट इज डिफाइन एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। क्लियर? दिस इज रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कोफिशिएंट, रेट कांस्टेंट, ये स्पेसिफिक रिएक्शन रेट तभी कहते हैं। स्पेसिफिक का मतलब ही क्या है? स्पेसिफिक क्या कर रहे हैं हम? कंसंट्रेशन को 1 ले रहे हैं, 1 मोल पर लीटर, तो जो रेट आएगा वो रेट कांस्टेंट ही के बराबर होगा। ठीक है, ये तो था लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बट रेट कांस्टेंट कभी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। आपके सामने रेट कांस्टेंट कभी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, बट रेट डिपेंड करता है। दूसरी बात, चलते हैं यूनिट्स पे, चलते हैं दोनों के, कि दोनों के यूनिट्स में क्या फर्क है। तो दोनों के यूनिट्स देखिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, मतलब मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, ये इसके यूनिट है। ठीक है, लेकिन रेट कांस्टेंट क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट के जो रेट होता है हमारा वो क्या होता है कि कंसंट्रेशन रेज टू पावर एन। अब ये एन क्या चीज है बच्चों? ये एन हमें एक्सपेरिमेंटली मिलता है, अभी तक दिमाग में ये बिठा लो, आगे जाके और क्लियर कर दूंगा। जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ये एक्सपेरिमेंटली आया है। पावर कैसे आई है वो भी बता रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटली आई है पावर। अब रेट होता क्या हमारा? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और ये हो गया हमारा के कंसंट्रेशन रेज टू पावर एन। इसको नीचे ले जाओ, इधर ले जाओ, तो के यूनिट क्या बन गए? कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस एन, एन चला गया ऊपर, टाइम इनवर्स। ठीक, तो यूनिट बच्चों, रेट कांस्टेंट के यूनिट किस पे डिपेंड करते हैं कि वो रिएक्शन किस ऑर्डर का है। 0 ऑर्डर होगा तो अलग यूनिट होंगे, फर्स्ट ऑर्डर होगा अलग होंगे, सेकंड ऑर्डर होगा अलग होंगे। ठीक, कंसंट्रेशन क्या होती है हमारी? मोल पर लीटर, तो आप लिख सकते हो मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। तो ये बन गए इसके
यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट विच डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर मतलब जो पावर है वो एक्सपेरिमेंटली आती है। अब यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो बताइए, फिर मैं चलता हूँ रेट लॉ क्या होता है, असली में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो बताऊंगा। ये तो मास सेक्शन के अकॉर्डिंग बताया रेट। अब मैं रियलिटी में जो रिएक्शन का रेट होता है वो कैसे आता है वो बताऊंगा। हाँ जी, एनी डाउट? ठीक है, अब सुनिए। अब क्या है, ये तो बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन कह रहा है, मैं बार बार एक वर्ड रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज तो लॉ ऑफ मास एक्शन कह रहा है, बट असली में ये है रेट की नहीं वो अब पता लगेगा। उसको कहते हैं रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है, पहले मास एक्शन ही लेंगे हम। सुनिए, मैंने मास एक्शन अप्लाई करता हूँ पहले। कोई रिएक्शन था ये, एम ए प्लस एन बी गिव्स प्रोडक्ट। तो मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट क्या होगा, ए रेस टू पार, अच्छा नहीं नहीं, टू ले लो, टू ले लो, इसको थ्री ले लो, ए रेस टू पार टू, बी रेस टू पार थ्री, ये पावर हो गई। अब मैं गया लैब में गया, मैंने ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, टू ए कर दिया। तो आपके सामने देखिए, टू टू द फोर, फोर ए स्केयर हो गया और ये बी क्यूब हो गया। तो मतलब मेरा जो रेट था वो क्या था, ये देखो ध्यान से देखिए, ऐसे फोर इधर लिख लिया, ये मेरा रेट था, ये मेरा रेट था, ओरिजिनल रेट। ओरिजिनल रेट का फोर टाइम्स हो गया। जब मैंने ए की कंसंट्रेशन डबल करी, ओरिजिनल का फोर टाइम्स होना चाहिए था, क्योंकि ये मास एक्शन है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। इसके अकॉर्डिंग रेट डबल, कंसंट्रेशन डबल करके रेट फोर टाइम्स होना चाहिए था, बट हो नहीं रहा, नहीं हो रहा लैब में, रेट डबल नहीं और फोर टाइम्स नहीं हो रहा। इसी तरह मैंने बी को डबल किया, ठीक है, तो ये बन गया के ए रेस टू पावर स्क्वायर, ठीक है, बी को डबल कर दो, टू बी का होल क्यूब, तो ये आएगा एट के ए स्क्वायर बी क्यूब, ये आ गया, एट बाहर आ गया। तो रेट का कितने टाइम्स होना चाहिए था, एट टाइम्स, पर नहीं हो रहा। यहाँ पे किसी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज का पूरा लेक्चर इस पे बेस्ड है। जिसको ये आ गया, कैनेटिक्स आ गया, सीधी सी बात। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये मास एक्शन है, मास एक्शन के अकॉर्डिंग मैंने रेट लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, रेट ये बन गया, स्टोक्योमेट्री पावर में ले ली। लेकिन मैं लैब में गया, यही रिएक्शन लेकर लैब में गया, मैंने ए की कंसंट्रेशन को डबल करा, रेट फोर टाइम्स होना चाहिए था, नहीं हुआ। मैंने बी की कंसंट्रेशन को डबल करा, रेट एट टाइम्स होना चाहिए था, नहीं हुआ। इसका मतलब ये टू और थ्री पे रेट डिपेंड नहीं करता, ये पावर जो लिखी है लॉ ऑफ मास एक्शन, स्टोक्योमेट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो फिर किस पे करेगा? हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, एनी डाउट? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। सुनिए, इसका मतलब, इसका मतलब स्टोक्योमेट्री में तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो मैं मान लेता हूँ सपोज कि रेट, रिएक्शन वही है, रिएक्शन अभी भी वही है मेरा, कोई गलत नहीं है, बट मेरा रेट मैं मान के चल रहा हूँ वो डिपेंड कर रहा है एक पावर अल्फा पे, एक पावर बीटा पे। मुझे नहीं पता क्या है अल्फा बीटा, मुझे नहीं पता अल्फा बीटा। मैं तो सपोज कर लिया कि भाई लैब में एम और एन पे तो डिपेंड नहीं किया, ठीक है, तो कम से कम अल्फा बीटा पे कोई और वैल्यू होगी, फिर देखते हैं वो क्या है। अब ये वैल्यू कैसे आएगी, ये लैब में आएगी, ये कभी भी रिएक्शन को देखकर नहीं आ सकती। अल्फा बीटा मुझे क्या पता, यहाँ तो कुछ है ही नहीं अल्फा बीटा, ये ये रिएक्शन देखकर नहीं आती, ये लैब में आएगी। कैसे आएगी सुनिए, मैंने ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी, मेरा रेट, मेरा रेट टू टाइम्स हो गया। व्हाट इज द पावर ऑफ अल्फा, व्हाट इज अल्फा नाउ, अल्फा क्या होगा फिर?
हाँ जी एनीवन, अल्फा क्या होगा अगर कंसंट्रेशन डबल करी, रेट 2 टाइम्स हो गया तो अल्फा क्या होगा? बिल्कुल, बिल्कुल 1। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं मैंने बी की कंसंट्रेशन डबल करी, रेट 8 टाइम्स हो गया, तो फिर बीटा क्या हुआ? 3। तो आ गया ना अल्फा बीटा। तो अब देखो ध्यान से, अब रेट लिखो, रेट इज के ए रेज टू पावर 1 अल्फा बी रेज टू पावर 3 बीटा। दिस इज नोन एज रेट लॉ, इसको कहते हैं रेट लॉ। मास एक्शन वाले को रेट लॉ नहीं कहते, ये असली रेट लॉ है। कहां से आया? एक्सपेरिमेंट करने से आया। रिएक्शन पे कंसंट्रेशन बदल बदल कर रेट चेक किया जाता है, फिर ये पावर डिसाइड की जाती है, वो इसको कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो अल्फा बीटा कहां से आए? एक्सपेरिमेंट से आए, पहली बात। एम और एन पे डिपेंड नहीं करता, ये मास एक्शन कहता था, बट वो असली रेट लॉ नहीं था जो पिछला था। दिस इज द एक्चुअल रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, विच वी कैन कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट के बिना मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात, हाँ जी, ऐसा हो सकता है कि आपका बाई चांस एम अल्फा के इक्वल एन बीटा के इक्वल आ जाए। बाई चांस हो सकता है बच्चों, किसी रिएक्शन के अंदर स्टोकियोमेट्री आपकी जो रेट लॉ एक्सप्रेशन की अल्फा बीटा की पावर है उसके बराबर आ भी सकता है, ऐसा नहीं है, बट हमेशा आ जाए वो गलत है। कभी कभार तुक्के से आ जाए तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी मैं यही कहूंगा ये एक्सपेरिमेंट से ही आएगा अल्फा बीटा। वो बाई चांस इक्वल आ गया बात अलग है। तो दिस इज नोन एज रेट लॉ एक्सप्रेशन। कोई डाउट है तो बताइए, फिर मैं आपको अगला पॉइंट बताऊं, मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर क्या होता है। हाँ जी, तो आज तो मैं वैसे भी थोड़ा आराम से चल रहा हूँ ताकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट आपको किस बस दिमाग में बैठ जाए, क्वेश्चन कंसेप्ट बैठ जाए। ये था मास एक्शन। मास एक्शन, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से। दो चीजें हैं, एक अल्फा था, एक अल्फा बीटा का रेट लॉ आ गया था, इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं, इसको लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। ठीक है, एम और एन। एम का मतलब क्या है बच्चों? कि कितने मॉलिक्यूल एक एक कोलाइड कर रहे हैं, कह सकता हूं ऐसे। स्टोकियोमेट्री का मतलब क्या होता है? कितने मोल जिसके रिएक्ट कर रहे हैं, तो मतलब मॉलिक्यूल भी उसी हिसाब से होंगे, एवोगैड्रो इनटू समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मोल जिसके रिएक्ट कर रहे हैं मतलब एन। बी का मतलब है कि कितने बी रिएक्ट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर मैं m प्लस एन को ऐड कर दूं, ध्यान से सुनना, m प्लस एन, तो मुझे पता लग जाएगा कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं कि नहीं। इस पॉइंट को समझे कि नहीं? m प्लस एन व्हाट टेल्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग। कह सकता हूँ रिएक्शन में कितने कोलाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, है ना? दो इसके, तीन इसके, तो टोटल जितने भी हुए। m प्लस एन को कहते हैं मॉलिकुलैरिटी। मॉलिकुलैरिटी, मॉलिकुलैरिटी, मॉलिकुलैरिटी का मतलब है बच्चों मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग। पर दो चीजें हैं, पहले मॉलिकुलैरिटी अब समझेंगे, ये रेट लॉ बाद में लिखूंगा दोबारा, क्लियर तो हो ही चुका है। पहले मॉलिकुलैरिटी का कंसेप्ट समझ लेते हैं। m प्लस एन बच्चों मॉलिकुलैरिटी, मैं कह रहा हूं कि कितने मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं वो मॉलिकुलैरिटी होती है। लेकिन पहली बात, अगर तो आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप कहते हैं जिसको एलिमेंट्री भी कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो उस केस में तो ये बिल्कुल सही है, उस केस में कोई दिक्कत नहीं है m प्लस एन। पर
ठीक है, m प्लस n बिल्कुल सही है, 1 और 1 है तो 2 हो जाएंगे, तो मॉलिकुलरिटी 2 हो जाएगी, बाय मॉलिकुलर हो जाएगा, मान लिया। पर तब तक मॉलिक इसमें भी एक कंडीशन है कि मॉल सिंगल स्टेप में मान लिया कि m प्लस n मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं टोटल, पर मॉलिकुलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, कैनॉट बी ग्रेटर देन 3। 3 से ज्यादा नहीं कोलाइड, 3 से ज्यादा मॉलिकुलरिटी नहीं होती, मतलब 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल नहीं कोलाइड करते आपस में। कैसे, क्यों कहते हैं ऐसा? वो कह रहा है एक मॉलिक्यूल है, ये रहा एक मॉलिक्यूल, ये रहा एक मॉलिक्यूल, ये रहा। तो जब बच्चों 3 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं ना, म्यूचुअल कोलिजन करते हैं, ठीक है। जब 3 मॉलिक्यूल आपस में म्यूचुअल कोलिजन करते हैं, कर सकते हैं, पर अगर मैं चौथा ले आता हूँ, चौथा, तो नहीं बच्चों, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता। 3 मॉलिक्यूल तक तो इफेक्टिव कोलिजन्स माना जाता है, लेकिन चौथा मॉलिक्यूल इफेक्टिवली तीनों से कोलाइड, ये देखो कर ही नहीं पाएगा, इससे तो कर ही नहीं पा रहा है, इससे कर लेगा, पर ये तीनों तो आपस में कर रहे हैं ना। मतलब बच्चों ये देखो 3 चीजें तो कर पा रही है ना आपस में कोलाइड, पर चौथी नहीं कर पाएगी तीनों से। हम ये मानते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन 3 से ज्यादा नहीं होते, तो मॉलिक्यूलरिटी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो फिर क्या करेंगे? तो मतलब सिंगल स्टेप एलिमेंट्री स्टेप में ये कर सकते हो m प्लस एन मॉलिकुलरिटी, पर इसका ध्यान रख लेना, यहाँ पर 3 और यहाँ 5 है तो 8 मत लिखाना, गलत हो जाएगा। 8 मत लिखाना मॉलिकुलरिटी, क्योंकि 3 से ज्यादा नहीं होती। इस पे कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं मल्टी स्टेप का बताता हूँ। मल्टी स्टेप रिएक्शन अगर आ जाए आपके पास तो क्या करना है मॉलिकुलरिटी के लिए? मल्टी स्टेप में मल्टी स्टेप रिएक्शन के अंदर, ठीक है, मल्टी स्टेप में हमने देखना आरडीएस। आरडीएस को कहते हैं बच्चों रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। कौन सा होता है? वो स्लो स्टेप होता है। जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को कहते हैं स्लो स्टेप। जो स्लो स्टेप होगा वो मेरा, दोबारा बता रहा हूँ, स्लो स्टेप मेरा रिएक्शन में जो मैकेनिज्म होता है ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसे चलता है। तो उसमें बच्चों कुछ रिएक्शन स्लो स्टेप होता है, कोई रिएक्शन फास्ट स्टेप होता है। जो स्लो स्टेप का एक ही होगा, स्लो स्टेप पूरे मैकेनिज्म में एक रिएक्शन ही हो, एक स्टेप ही होगा जो स्लो होगा, ठीक। तो स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल अब कोलाइड करेंगे, स्लो स्टेप में चेक करने हैं कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, दैट इज मॉलिकुलरिटी। सिंगल स्टेप में तो ठीक है, रिएक्शन देख के भी पता लग जाएगा, m प्लस एन कर लेंगे, पर 3 से ज्यादा नहीं होता। तो 3 से ज्यादा तो होता नहीं, तो फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा? मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा, और मल्टी स्टेप में तो हम जा ही रहे हैं मैकेनिज्म में। तो इस केस में क्या करना पड़ता है फिर, जब 3 से ज्यादा आपको यहाँ पर लग रहे हैं पर होते नहीं है, क्योंकि आपको रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में चेक करना है कि वो जो स्लो स्टेप है रिएक्शन मैकेनिज्म का, उसमें कितने कोलाइड कर रहे हैं, दैट इज द मॉलिक्यूलरिटी। एनी डाउट? कोई डाउट है? अच्छा, मल्टी वाले में एक मिनट, मैं ना यार बच्चे देख लूं, बच्चे ना छुट्टियां बड़ी मारते हैं, पता नहीं कौन कौन एब्सेंट है आज। चलो बाद में देखता हूँ। हाँ जी, तो देखिए मल्टी स्टेप में क्या है। मल्टी स्टेप में बच्चों, जैसे मान लो एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। मल्टी स्टेप में ये देख लो, मल्टी स्टेप में एग्जांपल है बच्चों, H2O2 gives वाटर प्लस O। फिर कहता है ये O प्लस O बन के O2 बना गए, ठीक है, ठीक है। तो 2H2O2 gives 2 वाटर प्लस O2, ठीक है। तो बेसिकली ये स्लो स्टेप है। तो स्लो स्टेप में कितने आ रहे हैं बताओ, कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं? 1। तो मतलब मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 1। मल्टी स्टेप में ऐसे देखना है कि आपने देखिए कुछ एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं जिनमें 3 से कम होगी, वो पता ही लग जाएगा, हाँ यार इसमें इतनी है।
लेकिन बच्चों अगर मैकेनिज्म मल्टी स्टेप में जाएं तो फिर हमें मैकेनिज्म का स्लो स्टेप को देखना होता है कि कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे। तो मतलब एक ही मॉलिक्यूल है बस, तो फिर मॉलिक्यूलैरिटी। हाँ जी, एनी डाउट? ना ना, होंगे ही नहीं। मल्टी स्टेप में कभी आएंगे ही नहीं। वो भाई स्लो स्टेप में आने ही नहीं कभी। मैक्सिमम 3, मैक्सिमम बता रहा हूँ वो भी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। कौन बोल रहा है? चलो आगे। नेक्स्ट। किसकी? मल्टी का? चलो एक और एग्जांपल ले लेते। हाँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास है NO2 प्लस F2। ठीक है, ये कहता पहले बनाता है NO2F प्लस F, मतलब बॉन्ड टूट गया पहले स्टेप में। फिर NO2 प्लस F, फिर रिएक्ट कर गया, NO2F बना गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर? तो इसका अब किसी तरीके से इसका टोटल कर लो। ये लो, ये और ये तो कट गया। 2NO2 प्लस F2 गिव्स 2NO2F। ये रिएक्शन बन गया। ये बच्चों मेरा स्लो स्टेप था, ये मेरा फास्ट था, है ना? तो स्लो स्टेप में कितने हैं? 2 आ रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 2। तो कौन सा रिएक्शन हो गया बच्चों? बाई मॉलिकुलर। बाई मॉलिकुलर रिएक्शन हो गया। ये सिद्धार्थ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों। एक्सपेरिमेंटली। ये मेरे को कैसे पता? मैं तो बच्चों एक्सपेरिमेंट करके मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म तो एक्सपेरिमेंट से आता है। वहां से पता करते हैं कि स्लो स्टेप कौन सा है, मतलब कौन सा है जो रेट डिटरमिन करेगा, मतलब किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर देखो ना, NO2 और F2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी चीज। ये भी आपको बता दूं, इस रिएक्शन का ऑर्डर भी 2 है। 1 + 1 2 ऑर्डर होएगा। इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि स्लो स्टेप है। वो मैं बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी समझ आई? पहले ये बताओ, फिर मैं चलता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, तो ये सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप दोनों के लिए आपको ऐसे चलना है। स्लो स्टेप देखना। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों? सिंपल सी बात, जो रेट लॉ होता है ना, रेट लॉ, एक्सपेरिमेंटली जो रेट लॉ आया था, A⁴ अल्फा, B⁴ बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब समझाता हूँ कि मान लो अगर मैं कहूँ कि भाई कोई रिएक्शन है, यही बात। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि एक ही कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट किया मैंने, एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड तो कर रहा है, पर बी पे कर ही नहीं रहा। तो फिर रेट लॉ क्या होगा उस केस में? रेट लॉ क्या हुआ? चेक करिए। ए पे डिपेंड कर रहा है, मैंने कहा पावर 1 पे कर रहा है। बी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, 0। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? 1 + 0 क्या हुआ? समझ आई मेरी बात? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब कि कितने रिएक्टेंट हैं जिनकी कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है, वो ऑर्डर बताता है। अगर 2 रिएक्टेंट पे करेगा तो ऑब्वियस है सेकंड ऑर्डर। 3 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज पे डिपेंड कर रहा है रेट, थर्ड ऑर्डर। किसी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, किसी भी रिएक्टेंट की, अपना 0 ऑर्डर। तो ये कहाँ से आया बच्चों? मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में क्या फर्क है? मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। मॉलिक्यूलैरिटी, जो मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में क्या फर्क है,
ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट मतलब देख के बता रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, ये हम एक्सपेरिमेंट करके ला रहे हैं, अल्फा बीटा एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। ये हमेशा होल नंबर होगा, पॉजिटिव होल नंबर ही होगा, लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पर बट इनफाइनाइट और इमेजिनरी नहीं हो सकता। मैथ्स में आपको पता है इनफाइनाइट और इमेजिनरी, वही आयोटा वगैरह, मेरे को तो इतना याद ही नहीं। इनफाइनाइट नहीं हो सकता, इमेजिनरी नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता ऑर्डर, ये सिर्फ पॉजिटिव होल नंबर होगा। और बच्चों ऑर्डर तो 3 से ज्यादा भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन ये 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, 3 से कम होती मॉलिक्युलरिटी हमेशा, ये भी आप जानते हो। मॉलिक्युलरिटी कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होती, लेकिन ऑर्डर तो कितना भी हो सकता है ना। दूसरी बात बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉलिक्युलरिटी टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन ऑर्डर टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है, मतलब चेंज हो सकता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि रिएक्टेंट हो सकता है कि वो हाई प्रेशर पे जाकर उसकी कंसंट्रेशन जो है या प्रेशर है कांस्टेंट हो जाए, डिपेंड ही ना करे रेट पे, कोई फर्क ही ना पड़े, एक टाइम आए प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो डिपेंड ही ना करे, तो वो जीरो ऑर्डर हो गया। हालांकि रिएक्टेंट है उसमें, रिएक्टेंट है पर प्रेशर ही नहीं चेंज हो रहा, मैंने तो करके देख लिया, उस रिएक्टेंट का प्रेशर ही नहीं बढ़ रहा, कांस्टेंट होके बैठ गया, तो फिर उस केस में डिपेंड ही नहीं करेगा। मतलब सॉरी, मतलब कहने का भी टेम्परेचर और प्रेशर से इफेक्ट पड़ता है ऑर्डर पे। दूसरी बात, अगर आपके कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन है, उसके 3 स्टेप है मान लो, मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर में एक और डिफरेंस, मान लो आपका मल्टी स्टेप है, ठीक है, मल्टी स्टेप में 3 स्टेप हैं, तो तीनों स्टेप की अलग अलग मॉलिक्युलरिटी होगी, इसका मतलब मॉलिक्युलरिटी सिंगल स्टेप की होती है। अगर 10 स्टेप है तो 10 मॉलिक्युलरिटी होगी, हर स्टेप की अपनी अपनी, लेकिन ऑर्डर कभी भी स्टेप का नहीं होता। ऑर्डर चाहे 10 स्टेप में रिएक्शन हो रहा हो, लेकिन ऑर्डर जो है बच्चों वो सिर्फ एक ओवरऑल रिएक्शन का होता है, चाहे वो मैकेनिज्म 10 स्टेप का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, और ऑर्डर उसका 1 है तो 1 ही रहेगा। मेरी बात समझे, ये भी स्लो स्टेप से ही डिटरमिन होगा। स्लो स्टेप में जितने रिएक्टेंट आएंगे, रेट उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। स्लो स्टेप हमें यही बताता है, स्लो स्टेप बच्चों यही बताता है हमें, रेट डिटरमिनिंग, मतलब रेट को डिटरमिन करने वाला स्टेप क्या बताएगा कि अगर मैं जो स्लो स्टेप में रिएक्टेंट आ रहे हैं, अगर मैं उनकी कंसंट्रेशन चेंज करूं तो बच्चों रेट भी चेंज होगा। पहली बात, रेट भी चेंज होगा, ठीक है। लेकिन मॉलिक्युलरिटी में क्या है, हर स्टेप की अपनी अपनी मॉलिक्युलरिटी, हर स्टेप की। पहला स्टेप है दो कोलाइड कर रहे हैं तो 2 हो गई, अगले में 1 कर रहा है तो 1 हो गई। तो मॉलिक्युलरिटी हमेशा कंसेप्ट किस चीज के लिए है, वो हर ईच स्टेप के लिए, सिंगल स्टेप ऑफ मैकेनिज्म के लिए, लेकिन दिस इज नॉट दिस सिंगल स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, दिस इज फॉर ओवरऑल रिएक्शन। जो आप ऊपर लिखते हो इसका ऑर्डर एक ही होगा, जो होगा वो एक ही ऑर्डर होगा। ये नहीं है कि मैकेनिज्म के 10 स्टेप हो गए तो ऑर्डर बदल गया, नो नो नो, ऑर्डर रिमेन सेम, जीरो ऑर्डर है तो जीरो रहेगा, फर्स्ट है तो फर्स्ट ही रहेगा। हाँ जी, एनी डाउट? हाँ, अल्फा की वैल्यू नहीं 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 नहीं, वो वर्ड लिखेगा ना क्वेश्चन में कि द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, ऐसा तो बताएगा ही। क्योंकि मैंने बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हम सिर्फ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ बच्चों एलिमेंट्री के लिए फिर भी बता सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री के रिएक्शन में ज्यादातर ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के बराबर होता है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन है अवस्थी के अंदर, ठीक है, उसमें वो कुछ नहीं बता रहा ऑर्डर, लेकिन रिएक्शन दे रहा है, ठीक, अगर वो बच्चों सिंगल स्टेप हुआ, एलिमेंट्री रिएक्शन ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन के,
तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, तो फिर मतलब समझ जाना कि वो रिएक्टेंट जितने दिए हैं उन पे डिपेंड करता है क्या, रेट। वो ऑर्डर है, इसका मतलब ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी सेम है। सिंगल स्टेप में एलिमेंट्री में ऐसा हो सकता है, एलिमेंट्री रिएक्शंस में ये होता है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी सेम हो सकती है, सिंगल स्टेप। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो जैसे मान लो ये रिएक्शन है, ये वाला, एक मिनट, मैं समझ गया क्या कह रही शायद। आप कह रहे हो कि ए प्लस बी एक रिएक्शन है, प्रोडक्ट, वो कह रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर है ना। तो बच्चों इतना बताएगा कि वो किसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। अगर इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है तो 1, इसके रिस्पेक्ट में 0 है तो 0। अगर वो कहता है बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है तो दोनों के ऊपर 1, ऐसा भी वर्ड यूज करेगा ना फिर, कि रेट जो डिपेंड कर रहा है ए की कंसंट्रेशन पे, वो किस तरीके से कर रहा है वो बताएगा। अगर वो कहेगा कि मतलब विद रिस्पेक्ट टू ए फर्स्ट ऑर्डर है तो मतलब 1 पावर, विद रिस्पेक्ट टू बी डिपेंड ही नहीं कर रहा तो 0 पावर, ऐसा बताएगा। हाँ जी, एनी डाउट जल्दी बताइए, फिर मैं आगे चलूं। कोई डाउट है तो बताइए। नहीं है कोई डाउट तो बच्चों ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है किनेटिक्स में, ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझे बिना किनेटिक्स नहीं आ सकता। अब मैं अब मैं डेरिवेशन करवाने जा रहा हूँ।